मैं पंकज नथानी, यहाँ भारतीय स्टेट बैंक आपकी एचएनबी शाखा में शाखा प्रबंधक। मैंने भी बीएड किया हुआ है। और मेरा जो है शिक्षक मैं शिक्षक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी हेडमास्टर थे अपने ज़माने में। उस ज़माने में जब लोग शिक्षित नहीं होते थे उस टाइम पर वो हेडमास्टर थे। मेरे फादर भी उसमें एज अ प्रिंसिपल रिटायर हो गए हैं, तो खैर रिटायर हो गए हैं। वो यहाँ जीआईसी सिद्धपुर में प्रिंसिपल थे, तो इसलिए मेरा आप लोगों से अलग लगाव है। शिक्षकों से और विद्यार्थियों से अलग, क्योंकि हर शिक्षक पहले एक विद्यार्थी होता है, और जो आज आप यहाँ सीख कर जाएंगे वही आगे आप सिखाएंगे। तो ये आपका समय है, इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरुओं से सीख सकते हैं वो आप सीखेंगे, तो आप जो है अपने शिक्षकों को तो वो ज्ञान देंगे ही देंगे, और एक नया समाज बना सकते हैं, और एक नए देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और ये आपके क्या कहते हैं, नौजवान कंधों पर देश का भविष्य है। ठीक है, तो इसलिए आप बेहतर सीखें जिससे कि आप आगे और बढ़िया सिखा दें। ठीक है, तो आज मेरी देवेंद्र सर से पहले बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों से आप कुछ बैंकिंग संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं जिससे उनका भी फायदा हो, और हमें भी हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा आएगी। जब नए नौजवानों से हम इंटरेक्शन करेंगे तो हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा आएगी जिससे कि हम अपने कार्य को और बेहतर कर पाएंगे। कुछ आप लोगों से सुझाव मिलेंगे हमें। ठीक है, कुछ हम आपको बैंकिंग के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो इंटरेक्शन एक तरफा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आप क्या समझते हैं बैंक से। बैंक, जब आपके दिमाग में शब्द वो आता है, बैंक आता है, तो आपको क्या समझ में आता है, बैंक क्या है? बहुत, जब पैसा एक एक करके बताइएगा, एक साथ बोलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी ना। कुछ आप बताना चाहे, हाथ खड़ा करके कोई बताना चाहे, बताइए। आपका नाम? सर मेरा नाम सूरज गुसाई है और मैं बीएड फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूं। बहुत बढ़िया। बैंक वो मीडियम में वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी मनी को सेफगार्ड कर सकते हैं, और आल्सो जो लोन फैसिलिटीज होती हैं बिजनेसेस और कंपनीज के लिए, और आल्सो पर्सनल लेवल पे वो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहेगा? और किसी के दिमाग में कुछ बैंक से कुछ आ रहा हो, बैंक में कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले बैंक एक ऐसी संस्था है जो आपके पास जो पैसा है वो आपसे लेगा। ठीक है, उस पर आपको कुछ ब्याज देगा। दूसरा, किसी दूसरे व्यक्ति को उस पैसे की आवश्यकता है, उसको लोन के रूप में उसे पैसा देगा। तो जो पैसा आपसे लिया उस पर कम ब्याज होगा, और जो आपको दे रहा है उस पर ज्यादा ब्याज होगा। और मतलब ये जो फर्क होता है, इसी पे बैंक चलता है। ये था। ठीक है, पहले बैंक का काम था एक तरह से पैसा लेकर के पैसा देना, ये पहले था। अब जैसे हो गया ग्लोबलाइजेशन, अब बैंक भी हर क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, बैंक आपको सेविंग तो कर ही रहा है। इसमें एक, चलो वैसे बताते हैं, हमको सेविंग जो प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। सबसे बेसिक प्रोडक्ट होता है आपका बचत खाता, सेविंग अकाउंट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, वो दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट होता है व्यापार के लिए, सेविंग अकाउंट होता है नॉर्मल सेविंग के लिए। ठीक है, दूसरा होता है आरडी और एफडी। ये तो हमारे एसेट प्रोडक्ट बोलते हैं हमें, ये होते हैं हमारे लायबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं ये। ठीक है, ये बचत के लिए। सेविंग तो आपकी सेविंग हो गई, व्यापार के लिए बचत खाता वो हो गया आपका चालू खाता या करंट अकाउंट। इसमें बैंक व्यापारी को कोई ब्याज नहीं देता है, लेकिन वो अपने डेली ट्रांजेक्शन कर सकता है, जितनी भी आप मर्जी उसमें लेन देन कर सकते हैं। डे टू डे एक्टिविटी के लिए लेन देन उसमें कर सकते हैं। चालू खाते हैं उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। सेविंग में ना, मतलब आम, मतलब हर व्यक्ति के लिए सेविंग होता है। बचत खाता जो है
जुड़ने के लिए बचत खाता होता है, उसमें आप पैसा रखते हैं, उसमें कुछ बैंक ब्याज भी देता है, नॉमिनल परसेंट होता है। बाकी आरडी होती हैं, आरडी में हर महीने आप कुछ पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। जमा करेंगे अपनी मंथली सेविंग से, जितना भी अमाउंट है वो आप जमा कर सकते हैं, फिर एक समय बाद वो आपको इकट्ठा पैसा थोड़ा ब्याज के साथ दे देगा। दूसरा होता है आपकी एफडी, ठीक है। एफडी में क्या होता है, जो आपके पास पैसा है वो आपने एक समय तक बैंक के पास रख दिया, उस पर जब वो समय पूरा हो जाएगा उसमें कुछ बैंक कुछ उसके साथ आपको ब्याज के साथ पैसा दे देगा नॉर्मल बजट के लिए, ठीक है। उसके बाद लोन आ गए। लोन में क्या होता है, लोन अलग अलग तरह के होते हैं, पर्सनल लोन हो गए, एजुकेशन लोन हो गया, कार लोन हो गए, ठीक है, हाउसिंग लोन हो गए, इसके अलावा गोल्ड लोन हो गया, और व्यापारियों के लिए सीसी अकाउंट होते हैं, कैश क्रेडिट, है ना, और टर्म लोन होते हैं अगर वो व्यापार के लिए करना चाहे, ठीक। ये तो हो गए लोन के। इससे संबंधित किसी का कोई जानकारी, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मैं बैठ जाता हूँ आपके साथ ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा तो। और कोई पूछना चाहता है? इन जो मैंने अभी चीजें बताई, इनके बारे, इनसे संबंधित किसी का आपका कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। आप सब लोगों के बचत खाते हैं? ऐसा कोई है जिसका बचत खाता नहीं है? एसबीआई में नहीं है, बाकी सबके अकाउंट हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप अगर आपका नहीं है, स्टेट बैंक में आप खुलाना चाहें तो आप खुला सकते हैं, ठीक है। हम आपको फॉर्म वगैरह दे देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई खुलाने में, आपको फॉर्म हम दे देंगे, फॉर्म आप फिल करके दे दीजिएगा। उसमें सिंपल आधार कार्ड, पैन कार्ड हमें चाहिए, फोटो चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है कोई इंटरेस्टेड जो खुलाना चाहते हैं? ठीक, खड़े हो जाइए आप। कोई नहीं खड़े होंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंटों को अकाउंट ओपन कराना है एसबीआई में, उस बच्चे अपना एक लिस्टेड कर ले अपने नामों को और सर को दे देना। और एक चीज सर भूल गए हैं शायद बताना, कि एक्सेप्ट वाला एक चल रहा है, वो भी आगे आते हैं और जिसके बारे में आप डिटेल में सर ही बता पाएंगे, क्योंकि मेरे फ्रेंड रहे उस टाइम के, तो उनके पास जरा सा पैसा था तो वो सिप किया करते थे, लेकिन 20 साल बाद वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट उन्होंने सिप में डाला। और जब मैं जॉब में लगा तो मैंने उससे बात की कि मैंने क्या हुआ, तो बोले कि भाई साहब मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए। तो जरा जरा सा अमाउंट 1500 रुपये का 20 साल बाद इतना पैसा मिल जाना, तो ये सेविंग का एक अच्छा तरीका भी है और पता भी नहीं चलता है। और हम ये सोचे कि आज मेरे पास 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 3 हो जाए, तब मैं सेविंग करूंगा, तो ये इम्पॉसिबल होता है, कभी हो नहीं पाता इकट्ठा पैसा। और ये जो आपका छोटा छोटा अमाउंट है, जो स्मॉल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, हम जमा करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे वो इतना आपका मार्केट में वर्क करता है। जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, सचिन का आता है कि पिच पे आप बहुत अच्छा खेले, अब मार्केट में कैसा खेलेंगे। तो मार्केट में खेलने के लिए आपको मार्केट में नहीं खेलना है, बल्कि आपके पैसे को मार्केट में लगाना है। और आप कभी उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं या घर पे रखते हैं तो वो वैसा ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन जब मार्केट में लगा देते हैं तो वही पैसा धीरे धीरे आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, और आपकी नीड जब आपको आवश्यकता होती है आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपने कर दिया। तो ये सर ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे, जो कि बैंक मैनेजर भी है और मुझको तो थोड़ा सा लिटिल नॉलेज है इस फील्ड में। तो मैं इनसे बैठ के कभी कभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ कि हम इतनी जॉब कर चुके हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। तो इसी सिलसिले में सर यहाँ पर आए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जब आप पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह या कुछ ट्यूटर बन के कुछ कमाना चाहते हैं तो कैसे उसको सेव करें और मार्केट में लगा के उस पैसे को और ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, वो सर आपको बताएंगे। सर प्लीज कंटिन्यू। इसके अलावा देखिए, कई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, आज बैंक केवल लेन देन तक ही सीमित नहीं है ना,
पहले बैंक क्या होता था, आपने पैसा जमा किया निकाला, वही आदमी बैंकिंग वही समझता था। आज की डेट में बैंकिंग हर उसमें आ रही है, हर सेक्टर में बैंक जा रहा है। कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट प्रमोट करती हैं, उनमें सबसे कम अमाउंट का होता है 20 रुपए का जो बीमा होता है। 20 रुपए में गवर्नमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री PMSBY से बोलते हैं। उसमें 20 रुपए में आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। ठीक, इसके अलावा होता है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, उसमें 436 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस है। अब दोनों में फर्क क्या है? 20 रुपए वाले में क्या होता है कि आपका वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है केवल, मतलब दुर्घटना होने पर ही आपको किसी क्या होता है, एक ये सामाजिक सुरक्षा योजना है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ हुआ तो परिवार की उसकी स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती है। मान लो कमाने वाला व्यक्ति है घर में, वो अकेला है, उसको कुछ हो गया तो परिवार की स्थिति खराब हो जाती है, नहीं संभाल झेल पाता उसकी वो। तो इसीलिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं। जब 20 रुपए वाला हो गया तो 20 रुपए में क्या है, 2 लाख का बीमा है। 20 रुपए तो कुछ भी नहीं होता आज की डेट में, तो चाय भी आप पियोगे तो महंगी से, ठीक है। उसमें 2 लाख का अगर इंश्योरेंस मिल रहा है तो सस्ता तो कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा 436 रुपए वाला इंश्योरेंस है, इसमें क्या है, इसमें भी 2 लाख का है, पर इसमें दुर्घटना नहीं है किसी भी, इसमें आपकी मतलब प्राकृतिक मृत्यु भी होती है तो भी आप इसमें आपको बीमा मिलता है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना होती है हमारे यहाँ। अटल पेंशन योजना मतलब ये अब जो असंगठित क्षेत्र हैं, मतलब जो आपके निम्न तबके के लोग हैं, उनमें पेंशन योजना है उनके लिए। वो कुछ अमाउंट जमा करके 60 वर्ष के बाद उस पेंशन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आदमी भाई अपना पैसा तो कर देता है, हम लोगों की तो चलो पेंशन है, लेकिन अगर आदमी कोई मजदूरी कर रहा है या कोई व्यापार कर रहा है तो उनकी तो कोई पेंशन नहीं है। तो उसमें कुछ अमाउंट में वो डिपेंड करती है अपनी आपकी एज के ऊपर। अगर आप जितनी कम एज में शुरू कर रहे हैं उतना आपका उसका जो प्रीमियम है उतना कम आएगा अटल पेंशन योजना में। जैसे मुश्किल से अगर कोई 18 साल का है तो उसका 150 तक ही प्रीमियम आता है। तो 150 अगर जमा कर रहा है, उसके बाद उसको 1000 रुपए का मिल रहा है या 5000 की उस टाइम पे रिटायरमेंट के बाद, मतलब जब वो 60 साल का होगा तब उसको कुछ मंथली इनकम मिल जाएगी, ठीक है। ये है, ये तो आपकी हो गई आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके बाद आता है आपका, मैंने कहा बैंक आजकल हर क्षेत्र में है। आप बैंक में जाकर के, मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया बैंक, हर तरह के उत्पाद आप ले सकते हैं। इसमें बीमा आ गया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई शेयरिंग ऑफ रिस्क, हर आदमी का, मतलब हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो रिस्क है ना, मतलब कुछ हो सकता है, घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका परिवार उसमें क्या रहता है, सिक्योर रहता है। अगर मान लो आपको कुछ हो गया तो परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस होता है। तो उसमें क्या है, इंश्योरेंस इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। बैंक या इंश्योरेंस कंपनी 100 लोगों से एक फंड बनाती है, 100 लोगों से पैसा लेकर के। अब देखो जितने भी इंश्योरेंस कराएंगे, मृत्यु तो सबकी नहीं होगी, होगा तो ये है ना कि आपका शेयरिंग ऑफ रिस्क में क्या होता है कि 100 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, अब मान लो उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो पैसा उसको मिलेगा और बाकी से प्रीमियम सबसे होगा। तो उनका मतलब इंश्योरेंस में भी अलग अलग तरह के उत्पाद होते हैं ना। एक तो उसमें होता है टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस मतलब आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, पैसा तो आप दे रहे हो अपने इंश्योरेंस के लिए, अपने कुछ दुर्घटना होने पे जो मिलेगा वो होता है टर्म इंश्योरेंस। उसमें आप प्रीमियम देते हैं, उसका प्रीमियम बहुत कम होता है टर्म इंश्योरेंस में, ठीक है। दूसरा होता है, अब हमें क्या होता है कि इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि
चलो मुझे कुछ नहीं हुआ, तब क्या होगा, मेरा तो पैसा बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। वो तो टर्म इंश्योरेंस हो गया। अब मान लो आपको इंश्योरेंस भी चाहिए और आप चाह रहे हैं कि भैया जो मैंने पैसा दिया, अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मेरा तो पैसा बर्बाद चला गया ना। क्लास में सर, तो उसके लिए अलग उत्पाद होते हाँ हैं। क्लास में सर मैं बता दूंगा आपको। उसमें ठीक। आपको जो प्रीमियम है उस पर रिटर्न भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो सेविंग प्लान्स होते हैं। ये हो गया, ये तो हो गया इंश्योरेंस का, वो भी बैंक प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जैसे सर ने अभी बात करी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड है जानकारी सबको, किसी को है जानकारी? कोई बता पाएगा, है किसी को जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में? कोई जानकारी रखता है? कोई बताना चाहेगा? पीछे से मुझे दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड क्या है? आपका पैसा, जैसे आपने सेंसेक्स सुना है, सेंसेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, बीएसई, एनएसई, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक आप सबसे पैसा, मतलब सब अलग अलग व्यक्ति से पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनाया जाता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है किसी कॉर्पोरेट में, किसी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग में भी हो सकता है। एक फंड बनाकर उसको इन्वेस्ट किया जाता है। थोड़ा पैसा, मतलब हर व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके उसको इन्वेस्ट किया जाता है। फंड अलग अलग होते हैं। तो ये जो कंपनी जो काम कर रही हैं, जैसे आपका टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, इनको काम करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। तो ये फंड जो है आपसे पैसा लिया जाएगा और उस उद्योग में ये इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। किसी भी उद्योग में जो भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, एनईएफटी, बीएसई, उसमें एनएसई और बीएसई में, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें लिस्ट कराना पड़ता है। फिर आप उससे पैसा वो आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें जिसको जानकारी होती है वो तो डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है ना? लेकिन आम व्यक्ति जैसे हम, आप जैसे लोग, हम लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती इतनी, ना हम लोगों के पास इतना समय होता है कि हम उसे देख करके ये देख सके कि भैया कौन सी कंपनी बेहतर कर रही है, कौन सी कंपनी नहीं बेहतर कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हर बैंक के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनको बैंक लाखों रुपए दे रहा है ये देखने के लिए कि भैया जो आपका मार्केट का मूवमेंट है, कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो फंड मैनेजर्स, बैंक के जो फंड मैनेजर्स हैं, उस पैसे को, आपका जो पैसा है उसको उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए या एक छोटा छोटा अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपकी जितनी भी सेविंग है, मतलब किसी की सेविंग मतलब 10,000 भी हो सकती है, किसी की 50,000 हो सकती है, किसी की 1 लाख हो सकती है, तो वो अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में। हर महीने एसआईपी जिसको बोलते हैं, हर महीने आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 500 रुपए से शुरू हो जाती है। आप 500 रुपए से स्टार्ट करके बाकी जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बचत जो है वो आप जितनी जल्दी शुरू कर दें उतना अच्छा है, सेविंग जिसे बोलते हैं ना। क्योंकि बाकी ये होता है ना कि हम कितना भी कमा रहे हैं, अगर बचत नहीं किया, खैर हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है ना सेविंग। तो हम हिंदुस्तान में जो है सेविंग तो ये सिखाई जाती है, या आप अगर 10 रुपए कमा रहे हो तो आपको 5 रुपए बचाने हैं, क्यों, बाकी 5 रुपए आपको खर्च करने हैं। तो एसआईपी है, एसआईपी
आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP में। और कोई जानकारी आप लोग चाहते हैं? सर डीमैट अकाउंट के बारे में। आप सर डीमैट अकाउंट के बारे में। ठीक, बढ़िया। जैसे हमने कहा म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं बड़े कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में, छोटी कंपनीज उसमें, ठीक है। तो आम लोगों को जानकारी नहीं होती तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको शेयर्स उनके लेने पड़ते हैं। तो अब क्या हो गया है कि अब पहले ये फिजिकल फॉर्म में होते थे, अब वो डीमैट फॉर्म में हो गए। डीमैट मतलब डिजिटल फॉर्म में। तो डिजिटल फॉर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, शेयर जिसे कि आप डायरेक्ट परचेज कर सकें, उसके लिए डीमैट अकाउंट होता है। तो आप डायरेक्ट, अगर आपको जानकारी है उसके बारे में, मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये होता है डीमैट के थ्रू। हमारे यहाँ भी आप चाहें तो ये डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर आप डायरेक्ट शेयर में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका है डीमैट अकाउंट, आप अगर खुलाना चाहें तो आप बैंक में हम वो खुल जाएगा। अब ये जो है प्रक्रिया बहुत इजी हो गई ना, मतलब डिजिटलाइजेशन से बहुत इजी हो गई। आपके पास एक ऐप है, ऐप से आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, जैसे कभी ये होता है ना कि सर जो पैसा हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक कंपनीज को उस पैसे को प्रोवाइड करता है। सर मान लो जैसे कोई कंपनी मतलब डिफॉल्ट कर लेती है और ना ही प्रिंसिपल का वो बैंक को वापस कर पाती है, ना ही इंटरेस्ट। तो मतलब उस केस में कस्टमर का पैसा तो मतलब वो हो जाता है, मतलब जैसे ये हो गया कि वो पैसा चला गया, तो मतलब बैंक किस तरह से उस पैसे को वापस करता है, किस तरह से मैनेज? ठीक है, बैठिए। जी देखिए, अब जो है, अब बैंक जो है, आप जैसे इन्होंने बताया कि बैंक जो है, आपने पैसा दिया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, वो खराब हो गया, तो बैंक कैसे मैनेज करेगा? कुछ भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें रिस्क है, ठीक है। आपने अगर कोई दुकान भी खोली, मार्केट में आपने दुकान खोली या कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें क्या होता है कि रिस्क रहता है। वो बिजनेस डिपेंड करेगा कि भैया आपका जो है कस्टमर ने रिस्पॉन्स कैसा दिया, आपकी सर्विस कैसे रही, ठीक है, उस एरिया में उसकी रिक्वायरमेंट थी या नहीं, ठीक है। तो जो भी बैंक लोन दे रहा है उसमें तो रिस्क है। आपका, मान लो मैं आपको पर्सनल लोन ही दे रहा हूं, मैंने पर्सनल लोन दिया तो मैंने तो उसकी इनकम देके दिया ना कि भैया ये नौकरी कर रहा है, इसकी हर महीने तनख्वाह आ रही है, इसके बेस पे मैंने उसको लोन दे दिया। लेकिन किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, मान लो दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, तो वो बैंक का पैसा तो गया ना, ठीक है। तो उसी तरह कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी लोन देते हैं, उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। तो रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है, उसके लिए बैंक कुछ फंड अलग रखता है, प्रोविजनिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोविजनिंग है, एक जगह से आ रहा है, वो ये सब चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं बैंक को, या बिजनेस में भी होता है कि आपका ये लेके चलता है बैंक, कुछ अमाउंट अलग रखता है कि अगर मेरा लोन खराब हो गया तो उस पैसे से उसको भरा जाए। कोई भी चीज मतलब कुछ भी चीज सेफ एंड सिक्योर बिल्कुल नहीं होती कि भी जिसमें रिस्क ना हो, है ना। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक प्रोविजनिंग करता है, कुछ फंड अलग रखता है। अगर ये लोन खराब होता है तो उसको उस पैसे से बंद किया जाएगा, जिससे कि बाकी उसका पैसा सेफ रहे। अब वही जो इंटरेस्ट मार्जिन है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, वही आपने लोन दिया इतने % पे, और उसका आपसे लिया मान लो 6% पे, इनको दिया 12% पे, तो वो 6% है ना। इसी 6% में बैंक वो सारा मैनेज करके चलता है रिस्क, ठीक है। उसके ऊपर RBI के भी निर्देश होते हैं कि आप टू इम्प्रूव योर एसेट क्वालिटी, मतलब आप इस तरह से लोन दें कि वो देख के लोन दें, बेहतर जो आपको लगता है सही चलेगा उसमें लोन दें, है ना। ये है। हाँ जी सर।
हाँ जी। कई लोग बिजनेस करने से बिलोंग करते हैं, हम्म। आगे लोन वगैरह लेना, क्रेडिट कार्ड लेना सही है क्या? इससे ज्यादा है लोग बिजनेस दोबारा बताइएगा। कई लोग यहाँ बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ हाँ आगे उन्हें लोन लेना बिजनेस करने के लिए, हाँ हाँ। तो अभी क्रेडिट कार्ड लेना सही है क्या? इफेक्ट डालता है सिविल स्कोर वगैरह? देखिए, लोन कोई भी खराब नहीं होता। जैसे आप क्रेडिट कार्ड बोल रहे हैं ना, अगर आप किसी भी चीज को प्रॉपरली यूज करते हो तो वो गलत नहीं है। आपने पैसा लिया, क्रेडिट कार्ड में पैसा लिया, आपने उसको टाइम पे चुका दिया, तो आपकी रिकॉर्ड जरूरत, पहली बात तो लोन आदमी तब लेता है जब जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे आप लोग अभी मतलब विद्यार्थी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी अभी। क्यों? क्रेडिट मतलब उधार हुआ ना एक तरह से। अगर आप अभी से ही उधार लेंगे, अगर आपके पास इनकम होगी तभी तो आप उधार चुका पाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप से ही पैसा लेके फिर उधार ले रहे हो तो क्या फायदा? ठीक है, भविष्य में आप ले सकते हैं। ठीक है, हुआ डाउट क्लियर कि नहीं? क्या समझे? एनईवी होती है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, तो जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के संदर्भ में पूछ रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो भी नया म्यूचुअल फंड आता है, नया कोई कंपनी वो लॉन्च करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या होता है, आपको यूनिट्स मिलती हैं। एक फंड बनाया तो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू मान लो 10 रुपए है, तो 10 रुपए उसकी वैल्यू रखी जाती है एक यूनिट की। उसे बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। ठीक, वैल्यू जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जो रिटर्न मिलते हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी आपकी। तो वैल्यू बढ़ेगी तो आज जो वैल्यू है उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। 10 रुपए से स्टार्ट किया, अब इन्वेस्ट हो रहा है पैसा बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आज उसकी वैल्यू 10 रुपए है, तो कल आपको जो प्रॉफिट आएगा तो वो उस फंड में ऐड होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। मान लो आपके पास, समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके पास 100 रुपए है। ठीक है, आपने 100 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो शुरू में आपको 10 रुपए मिले, 10 रुपए की यूनिट थी तो आपको 10 यूनिट मिल गई। ठीक, फिर जब बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट आपका आएगा, तो जो वैल्यू है, जो फंड है वो आपका बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो कल उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आज उसकी 10 रुपए थी, जब वैल्यू बढ़ेगी तो 11 रुपए होगी। ठीक है, फिर समय के साथ वैल्यू बढ़ती रहेगी, 11 कल 12 होगी, तभी तो उसका आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। आपको यूनिट मिली, पहले 10 मिली, फिर जब वो समय के साथ उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ तो उसकी वैल्यू 11 रुपए हो गई। तो आपने ली थी 10 यूनिट। ठीक है, तो अब जब 11 वैल्यू हुई तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई उस फंड की? 11 रुपए हो गई। ठीक, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 यूनिट आपको मिली थी, कल जब वो 11 वैल्यू हो गई एक यूनिट की, तो आज आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 110 रुपए। ठीक, ये वैल्यू होती। हाँ जी सर। सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम बाहर के लोग हैं, तो हमें अगर एजुकेशन लोन लेना है तो उसके लिए हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी और कैसे करके हमको प्राप्त हो, इसकी जानकारी मैं आपसे चाहता था कि आप हमें जानकारी दें। बैठिए। एजुकेशन लोन बैंक प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए देता है। ठीक है, उसके लिए आपका सिंपल है, आपका जो पुराना जो रिकॉर्ड है वो देना है आपने। ठीक है, जो आपके आधार, जो आईडी हो गई, एक तो नॉर्मल होता है केवाईसी। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये हो गई आपकी। इसके अलावा आपने जितने क्वालिफिकेशन, जितने अभी तक एग्जाम पास किए हैं उनकी डिटेल चाहिए। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के पास चुकाने के लिए, मतलब अर्निंग के लिए कोई सोर्स नहीं है, वो तो कोर्स कर रहा है। ठीक है, कोर्स के बाद जब वो जॉब लगेगा तब उसको
चुकाना होता है, ठीक है। तो इसमें पेरेंट्स के साथ इसमें पेरेंट को कोबोर बनाया जाता है और उनको ऐड करके फिर जॉइंट लोन दिया जाता है। और जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके 1 साल तक का आपका मोरेटोरियम रहता है, आपको उसमें कोई फीस वगैरह नहीं देनी होती है, तब रिपेमेंट उसके बाद स्टार्ट होता है 1 साल बाद। हाँ, मिनिमम लोन कितना होता है, ब्याज दर कितनी रहती है? मिनिमम लोन आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी फीस कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम इतना होगा। और ब्याज दर जो है समय समय पर चेंज होती रहती है और कोर्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आपका IIM हो गए, IIT हो गए, इनको बैंक स्कॉलर लोन में कंसिडर करता है। इसमें बैंक 30 लाख तक भी बिना, जैसे इन्होंने बोला ना, वैसे जो एजुकेशन लोन है उसमें 7.5 लाख तक के लोन पर कोई आपका सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 7.5 से ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें सिक्योरिटी होती है। और इन्होंने कहा, और क्या था आपका प्रश्न? ब्याज दर। हाँ, ब्याज दर थी। ब्याज दर जो है समय समय पर चेंज होती रहती है और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जो IIT IIM होते हैं उनमें जो है उनको स्कॉलर लोन है, उसमें जो है आपकी ब्याज भी कम होता है और बैंक 30 लाख तक बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे देता है, ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर, आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट स्कीम है इन्वेस्ट करने के लिए फॉर अ स्टूडेंट, मतलब जिसमें वो थोड़ा पैसा भी सेव कर पाए एंड अपने अकोमोडेशन से खर्चा भी निकाल पाए? देखिए, पहली बात तो जो स्कीम होती है ना, ये आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है। हर आदमी एक स्कीम में फिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कीम है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। आपको कितने समय बाद पैसा चाहिए या आपके पास मंथली इन्वेस्ट करने के लिए है, तो जैसे आप बोल रहे हैं ना, स्टूडेंट के लिए अगर आप कुछ सेविंग है तो उसके लिए SIP बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसमें क्या होता है, SIP में आपको मंथली कुछ अमाउंट आपका कटता रहेगा और 1 साल, मतलब लास्ट में क्या होगा, आप मान लो 4 साल 5 साल 6 साल बाद आप निकालते हो तो एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा। 1 साल तक उसमें क्या होता है, 1 साल तक का एक तरह से कह सकते हैं एग्जिट लोड है। अगर 1 साल पहले आप निकालते हैं तो उसमें कुछ 1% की पेनल्टी पड़ती है। 1 साल के बाद आपको उसमें पेनल्टी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो SIP है, ये मैं ये कहूंगा कि अगर कम से कम 2-3 साल आप इन्वेस्ट करें तब आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तो एकदम से वैसा पैसा नहीं होता ना कि एक मुश्त पैसा हो, वो तो अपना छोटी छोटी बचत से ही पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा पैसा जमा कर सकता है ना। उनके लिए RD या SIP अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। RD भी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर आपको कम समय के लिए चाहिए तब तो RD ठीक है। अगर थोड़ा सा आप 2 या 3 साल समय दे सकते हैं तब SIP अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप कम समय में पहले पैसा निकालते हैं तो रिस्क रहता है। अगर आप SIP कर रहे हैं या मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मतलब 2-3 साल का अगर समय देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई मुझे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए RD या SIP अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हाउ इज SBI बेटर देन प्राइवेट बैंक्स, और अगर बेटर है तो व्हाई इसका हमेशा सर्वर डाउन क्यों रहता है? और मैंने मतलब मेरा भी SBI में अकाउंट है, सो दे टोल्ड मी टू डाउनलोड एन ऐप योनो SBI करके, उससे ट्रांजैक्शंस करना है, आपने बैलेंस चेक करना, वो कभी भी चलता नहीं है, हमेशा बोलते हैं तुम्हारा पिन गलत है, इवन इफ इट इज करेक्ट। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है इनका। Why is SBI better than other banks? ठीक है, this is a very good question, ठीक है। SBI is the largest bank in India, serving you for the more than 200 years, ठीक है। तो अब we are changing, we have challenges, we are facing challenges, we are struggling, ठीक है। These private banks are comparatively new,
दे आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री, दे हैव वेरी स्मॉल सेटअप, उनके पास गिनी कम ब्रांचेस हैं। बैंक हमारे पास 22,000 ब्रांचेस हैं, ठीक है, और पिछले 200 साल से बैंक जो है देश को सर्व कर रहा है, ठीक है, और स्टेट बैंक देश के हर कोने में है, ऐसी ऐसी जगह सर्विस दे रहा है जहां पर पानी भी नहीं है पीने के लिए, ठीक है। वी आर सर्विंग एट ग्लेशियर्स, वी आर सर्विंग एट सियाचिन, वी आर सर्विंग एट सियाचिन, वी आर सर्विंग एट जैसलमेर राजस्थान, द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो क्या होता है, जितना बड़ा सेटअप होता है उसको मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। आपके पास गिनी चुनी ब्रांचेस होती हैं जो ऐसी लोकेशंस पर हैं जहां पर पूरी फैसिलिटी है। आप देखोगे श्रीनगर भी, दिस इज मतलब श्रीनगर इज ऑल्सो अ डेवलपिंग सिटी, ये सिटी डेवलप हो रही है ना, तो यहाँ पर चैलेंजेस हैं। आप अगर देहरादून जाओगे तो वहां पर बेटर सुविधाएं होंगी ना, आप दिल्ली जाओगे तो वहां पे और बेटर फैसिलिटीज होंगी, लेकिन जब ये सिटीज डेवलप करती हैं तो उनको चैलेंजेस फेस होते हैं, एंड दीज आर द चैलेंजेस। आप बोल रहे हैं कि सर्वर डाउन रहता है, हम पुराने स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, नया ब्लड आ रहा है, तो चेंजेस आ रहे हैं, हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वी आर चेंजिंग वेरी फास्ट, ठीक है, वी आर चेंजिंग वेरी फास्ट, हम बहुत फास्ट उसे कर रहे हैं। वी आर कंपीटिंग विद द न्यू बैंक्स, वी आर कंपीटिंग विद फॉरेन बैंक, वी आर कंपीटिंग विद द प्राइवेट बैंक्स जो बहुत नए हैं, और उनके लिए कुछ भी चेंज लाना बहुत आसान है। अगर वो चेंज करते हैं, उनको फॉरेन बैंक्स को चेंज करना इतना आसान है, उनकी 4 ब्रांचेस हैं, उनमें 4 ब्रांच में चेंज करना है तो बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन आपको जब इतने बड़े देश में इतनी अलग अलग लोकेशंस में जो ब्रांचेस हैं उनमें कुछ चेंज करना पड़ता है, तो उसमें इट नीड्स ह्यूज मैन पावर, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन्वेस्टमेंट लगता है, और दूसरा आपको अपने पुराने स्टाफ को ही ट्रेन करना पड़ता है। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए इजी होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसे बाहर निकाल देते हैं कि भाई यू आर फायर्ड, यू आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू अवर लेवल, यू आर फायर्ड। बट इन नेशनल बैंक्स, स्पेशली इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वी डू नॉट फायर पीपल। हम लोगों को निकालते नहीं है कि आप बढ़िया काम नहीं कर रहे, हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको ही बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और नया जो रिक्रूटमेंट आ रहा है वो चेंज लेके आ रहा है। आप देखोगे पहले लाइनें लगती थी स्टेट बैंक में, है ना, अब वो आपको उतनी लाइनें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमने एटीएम्स इंस्टॉल किए हैं। आप बोल रही हैं योनो है, योनो इज ऑल्सो अ न्यू इनिशिएटिव, हमारा नया इनिशिएटिव है योनो, ठीक है। इसमें यू कैन, आपको हर वो मिल जाएगा, हर मतलब यू कैन एक्सेस योर अकाउंट, यू कैन गेट, you can transact, you can use UPI, you can even open your account through Yono. You can also buy insurance products like Pi, you can get Pi from Yono, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि बैंक का ही डाउन है, आप श्रीनगर में है, कई बार नेटवर्क भी डाउन रहता है, उस वजह से इश्यू आ जाते हैं, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर कभी इश्यू है तो आप ब्रांच आ सकते हैं, वी विल सोल्व योर प्रॉब्लम ना, ठीक है। इनकी मतलब होता है कई बार, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि समस्याएं नहीं है, लेकिन हमारी समस्याएं मतलब चैलेंजेस आर ह्यूज टू अस, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा होता है, कई बार हो जाता है। हाँ जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि पुराना, I know sir it is the oldest bank, but also Punjab National Bank is also one of the oldest banks, और ये योनो SBI को I think 2 साल से ऊपर हो गया है खुले हुए, because I was one of the first ones to download it from my village branch only, Kapra village branch. So that we are serving your village। और कोई नेशनलाइज्ड बैंक है आपके अकाउंट में ब्रांच? नहीं वही है, और ये दिस इज द थिंग ना, Union Bank भी है, तो आपने, it is not completely a village, रानीखेत से थोड़ा, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि वी आर, कई बार क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस होती हैं कि हमारा जो कई स्टाफ जो है वो नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप यंग स्टाफ जो है उनसे मिलेंगे, दे आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, मतलब जो नया स्टाफ है। तो आप कभी ऐसे जाते हैं ब्रांच में तो आप किसी ऐसे पर्सन से पूछ लेते हैं जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, आपको लगता है यार स्टेट बैंक है, इनको ये नहीं पता, लेकिन
इफ इट इज, अगर कोई बार इशू आता है, आप जो टेक्नोलॉजिकली साउंड स्टाफ है उनसे बात करेंगे तो दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. इन केस स्टिल द प्रॉब्लम परसिस्ट, यू कैन मीट मी एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. ठीक है, और कोई कुछ कहना पूछना चाहता है? हाँ सर, जैसे आपने हमें पहले बताया था कि जो सेविंग्स अकाउंट होती है उसमें हमें रिटर्न्स कम मिलता है, पर सर एक ऑटो स्वीप मोड करके जो फॉर्म होता है उस पर हमें एफडी जो के रिटर्न्स होते हैं वो मिलते हैं. सर, तो मैं ये चाहती हूँ आप हमें वो बताएं कि ये रिटर्न्स कैसे ज्यादा मिलते हैं जो हमारे सेविंग अकाउंट से. ये बहुत अच्छा इन्होंने वो जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मुझे कहा है. एक हमारा प्रोडक्ट है SB प्लस. ठीक है, तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो इस अकाउंट में अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी ले लेते हैं उसमें क्या होता है, जो आपका पैसा आपके बचत खाते में मात्र 2.7% इंटरेस्ट दे रहा है, उसमें जो आपका एक्सेस फंड है वो आपका FD में कन्वर्ट हो जाएगा. इससे बोलते हैं SB प्लस अकाउंट. वो आपका FD में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें आपको FD वाला रिटर्न मिलेगा. और जब आप पैसा निकालेंगे तो FD टूट करके आपके अकाउंट में आ जाएगी इन मल्टीपल्स ऑफ 1000. सपोज यू हैव 1 लाख रुपीज इन योर अकाउंट. ठीक है, यू हैव अवेल्ड सेविंग बैंक प्लस फैसिलिटी इन योर अकाउंट. उसमें से आपका 25,000 रुपए आपके अकाउंट में रहेगा मेन बैलेंस में, और बाकी के 75,000 रुपए आपके FD में चल जाएंगे, मॉड में चल जाएंगे. दैट इज कॉल्ड मॉड. ठीक है, जब आपको रिक्वायरमेंट हुई, जब तक 25,000 है तब तक होगा. मान लो आपने 50,000 रुपए निकाले तो 25,000 रुपए तो आपको सेविंग से मिल गए. 25 आपकी मॉड जो आपकी FD बनी थी या मॉड बनी थी वो बनी थी 75,000 की. ठीक है, तो वो आपका 75,000 में से 25,000 रुपए विद इंटरेस्ट जितना भी चला होगा, सपोज आपने 1 महीने बाद में निकाले हैं तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट है उस FD पे 1 महीने के इंटरेस्ट मिलके आपके अकाउंट में आ जाएगा और वो आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये हमारा स्टेट बैंक प्लस अकाउंट होता है. ठीक है, थैंक यू सर. आपने ले रखा है पहले, मतलब आपका अकाउंट है? नहीं सर, वो मैंने संदीप महेश्वरी के वीडियो पे सुना था कि ऑटो स्विच मोड करके भी एक फंक्शन आता है बैंक में और बैंक वालों से बताते हैं. आज आपने पूछ ही लिया है. आज देखिए आपके एक प्रश्न ने मतलब यहाँ बैठे जितने बच्चे हैं उनको एक नई जानकारी दी है ना. आपने तो देखिए, आपने देखा है, नॉलेज के लिए आपने देखा है, लेकिन हर बच्चे ने तो नहीं देखा. लेकिन आपके एक प्रश्न ने सभी बच्चों को जानकारी दे दी. कितने बच्चों को पहले जानकारी थी किसी को? देखो, गिने चुने बच्चे हैं, 4-5 बच्चे थे जिनको इसकी जानकारी नहीं थी. मतलब दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि इंटरेक्शन ना डबल, मतलब दोनों साइड से अच्छा लगता है. इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन, इन्होंने तो अपना टाइम निकाला होगा, उसको देखा होगा, तब इनको जानकारी भी दी. लेकिन इनके एक प्रश्न पूछने से यहाँ बैठे मुझे लग रहा है 100 से ज्यादा बच्चे होंगे, है ना. तो उन सबको जानकारी मिली. वेरी गुड, क्लैप फॉर. ठीक है, हर बैंक में इधर से होता है. पूछो भाई, आप भी और कोई भी पूछ लो, इम्पोर्टेंट है. ओके. बोलो. हाँ नमस्ते सर. आगे आ जाइए आप. अभी RBI ने डिजिटल करेंसी निकाली है. हाँ जी. तो वो डिजिटल करेंसी, जब पहले UPI से हमारा अच्छा ट्रांजैक्शन चल रहा है, डिजिटल करेंसी को लाने की क्या जरूरत पड़ेगी और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे? बैठिए. बहुत अच्छा. देखिए, डिजिटल करेंसी, देखिए करेंसी क्या है, नोट जो है इनको छापने में बहुत पैसा लगता है. ऊपर से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्ट में भी पैसा लगता है. उसमें वियर टियर होता है. नया नोट, पुराना नोट है, वो कुछ समय बाद आपके, मतलब हम जब यूज करते हैं तो वो पुराना होता है, वो खराब होता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है. फिर ये दोबारा छपता है. इसमें क्या होता है, इसमें बहुत पैसा गवर्नमेंट का लगता है. तो उस पैसे को बचाने के लिए एक डिजिटल करेंसी जो है गवर्नमेंट RBI लेके आ रही है. ठीक है, और डिजिटलाइजेशन से ये भी बेनिफिट है कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है.
जहां जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं अधिकतर, उनमें करेंसी क्या होता है कि आपका जब अकाउंट के थ्रू रूट हो रही है, पैसा जब अकाउंट के थ्रू रूट हो रहा है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड है। अगर आप कैश में लेन देन कर रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। दूसरा, इसमें अब ये जब डिजिटल करेंसी आएगी तो उसमें क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, जो फंड्स आपके अकाउंट के थ्रू रूट होंगे, जो आपके खाते के थ्रू रूट होंगे, उनका प्रॉपर चेक होगा, अकाउंट आरबीआई मॉनिटर कर पाएगा, वो देख पाएगा कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। फिर अगर हम जाएंगे तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये वाले सब होते हैं ना, तो फिर लंबा हो जाएगा टॉपिक बेसिकली। वो मैं ये बताता हूँ आपको, इसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, और देश का पैसा बचेगा। जो करेंसी छापने में लगता है, पेपर जो होता है वो भी कॉस्टली होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और जब आपके अकाउंट के थ्रू होगा रूट, तो देखिए मैं अपनी छोटी सी ब्रांच के बारे में बताता हूँ। तो हमारी तो छोटी ब्रांच है, यहाँ पे जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है हमें पौड़ी से पैसा लेके आना पड़ता है। उसमें हमारे 3-4 स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं, एक जो कैशियर है, दूसरा जो हमारे गार्ड हैं, तीसरा जो ड्राइवर है जो गाड़ी लेकर जाएगा, ठीक है। और महीने में अगर हम 4-5 बार भी जाते हैं तो उसका कॉस्ट जो है बैंक बियर करता है ना। और ऐसे ही हमारी 22,000 ब्रांचेस हैं, उनमें हो रहा होगा ये सब चीजें, और ऐसे ही देश में 40 बैंक हैं। तो ये छोटी सी मतलब कैलकुलेशन आप करोगे तो उस स्टाफ को भी टीए देना है, ठीक है। तो जब ये डिजिटल हो जाएगी करेंसी तो आपको अपने अकाउंट से ही कर पाओगे, इसीलिए यूपीआई वगैरह, इसीलिए ये है ना। अब ये बोल रहे हैं यूपीआई कैसे भिन्न है, यूपीआई, ठीक है। यूपीआई और वो कैसे है, यूपीआई तो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है यूपीआई का। ये यूपीआई का ही इनिशिएटिव है कि आज हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे मतलब वी आर द लार्जेस्ट वी आर नंबर 1 इन डिजिटल ट्रांजेक्शन इन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम मतलब पूरे विश्व के डिजिटल लेन देन करने वाले सबसे बड़े देश हैं। अमेरिका भी हमसे पीछे है, चाइना भी हमसे पीछे है डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में। दिस इज अ रेवोल्यूशन, यूपीआई इज अ रेवोल्यूशन इन डिजिटल करेंसी, डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और ये डिफरेंट कैसे है डिजिटल करेंसी, क्योंकि डिजिटल से यूपीआई तो यूपीआई केवल एक इंटरफेस है जो हमें अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए परमिशन देता है, ठीक है। यूपीआई आपके अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। बेसिकली क्या होता है कि पैसे की जरूरत कब पड़ती है, आप कोई सर्विस लेते हैं, आप उसे पैसा देते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी सामान लिया, साबुन ही ले लिया, सपोज छोटा सा एग्जांपल है, साबुन लिया, तो आपने उससे साबुन लिया, उसे पैसे दे दिए, ठीक है। तो एक कस्टमर हो गया, वो किसी भी बैंक का है, शॉपकीपर। एक मैं गया, मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक में। अब दुकानदार का अकाउंट जो है जरूरी नहीं है कि स्टेट बैंक में ही हो, ठीक है, वो किसी बैंक में हो सकता है। तो यूपीआई जो है आपके दोनों बैंकों का में बीच जो इंटरफेस है, ये एक बैंक से अगर हमें पैसा ट्रांसफर करना है, ये दूसरे बैंक में ट्रांसफर करता है, एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते, ठीक है। दिस इज जस्ट अ इंटरफेस। यूपीआई तो एक माध्यम है केवल, और करेंसी तो आपकी नोट है, ठीक है। तो एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है यूपीआई के माध्यम से। और डिजिटल करेंसी में क्या है कि डिफरेंशिएट करेंसी, अभी तक जो छापते हैं वो तो नोट छापते हैं ना। अब नोट नहीं छपेंगे,
उस वैल्यू का, उतनी वैल्यू का आपके अकाउंट में बैलेंस दिखेगा, पर उसको छापना नहीं पड़ेगा। तो आप ठीक है, तो ये है डिफरेंस सर ऑफलाइन मतलब जब नेट नहीं देना है। सर, जब नेट की सुविधा नहीं होगी तो फिर डिजिटल करेंसी कैसे यूज होगा सर? नेट की सुविधा नहीं होगी तो डिजिटल करेंसी कैसे यूज होगी? आज की डेट में मुझे नहीं लगता ऐसे कोई जगह होगी जहां नेट सुविधा नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा देखिए, जैसा आपने कहा कि नेट की सुविधा नहीं होगी तो कैसे होगा। आज की डेट में मोबाइल नेटवर्क तो सब जगह होगा, ऐसी कोई जगह है जहां नेटवर्क, देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना, ये देखो हिंदुस्तान उभरता हुआ देश है, हम विकसित देश नहीं है, हम विकासशील देश है, ठीक है। समस्याएं पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। अब हम उससे कैसे निकल के आते हैं ये निर्भर करता है, ठीक है। तो आप जैसे जो नए शिक्षक हैं यही सिखाएंगे समाज को कि कैसे, मतलब समस्याओं से कैसे निकलना है, ठीक है। ये समस्याएं रहेंगी, जिस दिन ये समस्याएं खत्म हो गई उस दिन हम विकसित देश कहलाएंगे, ठीक है। और ये समस्याएं, अब इन्हीं समस्याओं से जूझते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हो सकता है, देखो क्या होता है कि ट्रांजेक्शन फेलियर टाइम होता है, आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें परसेंटेज होता है कि कितना परसेंटेज आपकी सक्सेसफुल रही। एटीएम से भी आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अब नापने का तरीका होता है कि परसेंटेज ऑफ, मतलब ट्रांजेक्शन का सक्सेसफुल होने का परसेंटेज कितना था। आज से अगर हम 5 साल पहले बात करें तो उसकी जो परसेंटेज थी ना वो 50 से भी कम था। आज की डेट में जो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो उनकी परसेंटेज 80 से ऊपर है, ठीक है। किसी भी चैनल में आप जो हम करते हैं, वैसे हम देखते हैं अलग अलग वो है, ये बढ़ रहा है, ये परसेंटेज जो है ना ये बढ़ रहा है कि whenever यूज अ ट्रांजेक्शन इंटरफेस ना, कोई जैसे पहले हम एटीएम किसी भी करते हैं ट्रांजेक्शन, चाहे यूज से करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पहले जो होता था वो जो फेलियर टाइम होता था ना 80%, मतलब पहले बहुत था, अब दैट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। अब कई गांव ऐसे थे, आज भी हैं, जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, पैदल लोग जाते हैं ना। अब वहां पर भी सड़कें जा रही हैं, गाड़ियां नहीं कहा मैंने, सड़कें जा रही हैं, है ना, पर जा रही हैं ना। हाँ, कोई भी पहुंचाए पर पहुंच रही हैं, है ना। तो यही विकास है। कोई वैसे ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं आता, पर परिवर्तन में समय लगता है, और यही परिवर्तन है। श्रीनगर पहुंचने में मुझे पहले, आज से 5 साल पहले आया था तो मुझे 5 घंटे में लगे थे मुझे। आज मैं आता हूं तो 3-3.5 घंटे में पहुंच जाता हूं श्रीनगर पहुंचने में। जो ये आज का शहर नहीं है श्रीनगर, ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1973 में बनी थी, तो 1973 में श्रीनगर से मतलब यूनिवर्सिटी आ गई थी। लेकिन आप देखोगे तो विकास आज भी हो रहा है और आगे भी होगा, ठीक है। नेचर को दिक्कत ना हो सर, ये है। बाकी वो इसीलिए आप जैसे शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं जो बच्चों को प्रेरणा दें कि भाई समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। आदमी ने, वी आर बोर्न टू फेस चैलेंजेस। हमने जन्म लिया है, अपने आप पैदा हो गई।